नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है निखिल और आज हम चर्चा करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। देखेंगे जो अभी तक हमने सीखा है क्या वो अप्लाई हो पा रहा है और कैसे हमें अप्लाई करना है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। एक विद्यार्थी परीक्षा के 6 प्रश्न पत्रों में बैठता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक क्रमशः 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अनुपात में है। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। तो उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए। अब हम क्वेश्चन को समझे तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसके जो अंक है ना विद्यार्थी के, वो इस अनुपात में है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के अनुपात में है। प्राप्तांक जो है वो ये है, पूर्णांक सबका सेम है। मतलब अगर ये अंक 100 में से किसी के 5 हैं तो 100 में से ही 6 होंगे, 100 में से ही 7 होंगे, 100 में से ही 8 होंगे, 100 में से ही 9 होंगे और 100 में से ही 10 होंगे। जो पूर्णांक है वो सेम है, प्राप्तांक ये है। और क्या कहा है, कुल मिला के उसने जो अंक प्राप्त किए हैं वो 60% करे हैं। तो हम इनको x मान सकते हैं ना। आपको पता नहीं है ना एग्जैक्टली कि कितने हैं, तो उसने कुल मिलाकर जो उसका पूर्णांक है वो ये है। जो कुल पूर्णांक है, कुल प्राप्तांक है, सॉरी प्राप्तांक उसका जो है वो कितना है, 5x प्लस 6x प्लस 7x प्लस 8x प्लस 9x प्लस 10x। ये उसका कुल प्राप्तांक है। प्राप्तांक देखते हैं कितना है, 5, 6, 11, 7, 18, 18 और 8 कितना हो गया, 8, 8, 16, 26, 26 और 9 35 और 10 45, यानी कि 45x इसका कुल प्राप्तांक है। अब कह क्या रहा है वो कि ये कुल प्राप्तांक 60% के बराबर है। तो ये जो है 45x है वो किसके बराबर है, 60% के बराबर है। 60% बराबर 45x। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 45x अपॉन 60 और 100% यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा, 45x बटे 60 गुणा 100। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 0 से 0 कटा और किससे कट जाएगा, 3 से काटो तो 3 दूनी 6 और 3 से काटा 3 1 15, 3 पंजे 15, 2 से काटा 2 पंजे 10, तो 15 पंजे 75, यानी टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 75x। ये किसकी वैल्यू है, 100% की। और 100% क्या होता है, पूर्णांक होता है। प्राप्तांक तो ये था 45x। कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर उसे 75x में से 45x नंबर मिले हैं। अगर 75x पूर्णांक था तो 45x क्या है आपका, ये प्राप्तांक था। ये क्या आया है आपका, पूर्णांक आया है। कितने विषयों का पूर्णांक है ये, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 विषयों का पूर्णांक कितना है आपका, 75x। तो एक विषय का पूर्णांक क्या होगा, क्योंकि एक समान है, क्या है, उस प्रश्न पत्र के जो अधिकतम अंक है वो समान है, एक समान है। तो ये जो 75x पूर्णांक है वो सब सब्जेक्ट का है ना, 6 के 6 विषय का। तो एक विषय का पूर्णांक कितना हो जाएगा, एक विषय का पूर्णांक कितना हो जाएगा, पूर्णांक 75x बटे 6 इतना हो जाएगा। अब इतना पूर्णांक है तो आपको बताना क्या है आगे, कि कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त करे हैं। अधिकतम अंक तो आपको पता चल गया ना एक सब्जेक्ट के, इसका 60% निकालना पड़ेगा, तभी हम बताएंगे कि 60% से कम है कि ज्यादा है। तो 75x बटे 6, 75x बटे 6 का 60% निकालो। 60 बटे 100, 60% ऐसे निकालते हैं, 6 ढाई 60, 10 से 10 डिवाइड, यानी कितना आ जाएगा ये 7.5x। अधिकतम पूर्णांक का 60% कितना है, 7.5x है। इससे कम किस किस में है, 7.5x से कम कितने में, कमी तो बताना है, से कम अंक प्राप्त किए। इसमें भी कम है, 7x में, 6x में भी, 5x में भी। मतलब 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें उसने अधिकतम पूर्णांक के 60% यानी 7.5 से कम अंक प्राप्त किए, यानी कि ऑप्शन आपका सही क्या है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, ये 2021 का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखते हैं, ये 2020 का है। 2500 रुपए की एक धनराशि XYZ में 2 इस अनुपात में बांटी जाती है। अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच का अंतर बताइए। x y और z अनुपात कितना है, 1/2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6। सॉल्व कैसे करना है, इसको समान अनुपात में लाना है ना हमें।
समान अनुपात में लाने के लिए क्या करेंगे कि आपका जो नीचे हर दिया हुआ है डिनोमिनेटर है ये खत्म हो जाए तो समान अनुपात में आ जाएगा। खत्म कैसे होगा? इस पूरे के पूरे को ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि जो डिनोमिनेटर है इनका इससे कट जाए, यानी 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, ऐसी किसी संख्या से इसे पूरे को गुणा कर दें। ऐसी संख्या होती क्या है? तीनों का एलसीएम। जो इन तीनों का एलसीएम होगी वो ऐसी संख्या होगी, हमने पढ़ा है पहले कि 2, 4 और 6 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2, 4, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। अगर हम पूरे के पूरे में किससे गुणा कर दें? 12 से गुणा कर दें, तब क्या होगा? 12 से गुणा करी तो 2 से इस ये वाले पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो कितना आ जाएगा? 6, और 6 एकन 6। ये अनुपात हुआ 1/, ये हो गया ना। चलिए करते हैं ऐसे, 1/2 गुणा 12, इसमें अनुपात क्या हो जाएगा? 3/4 गुणा 12, और ये क्या हो जाएगा? अनुपात 5/6 अनुपात गुणा कितना हो जाएगा? 12। जो इनका एलसीएम से था उससे गुणा कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि हमें समान अनुपात में लाना था, क्योंकि फ्रैक्शन में जब होता है तब हम उससे डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो 2 छंग 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 एकन 6 अनुपात 3 तिया 9 अनुपात 5 दूनी 10। अब जो साधारण अनुपात में आ गया फ्रैक्शन से, अनुपात क्या है ये? 6 अनुपात 9 अनुपात 10। पूछा क्या है? अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच का अंतर क्या है? 6, 9, 10 तो इनका तीनों का अनुपात है, और जो राशि है वो कितनी है? 2500, यानी 2500 रुपए ये बराबर किसके है? इसके बराबर है। 2500 बराबर किसके है? 6 + 9 + 10 के बराबर है, इसके बराबर है। कितना हो गया? 6, 9, 15 और 10, 25 इकाई बराबर कितने के है? 2500 के। एक इकाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक इकाई बराबर 2500 बटे 25, यानी कि कितना हो गया? 2500 बटे 25, यानी आपका हो जाएगा 100। एक इकाई की वैल्यू 100। लेकिन आपको बताना है अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश का अंतर। अधिकतम अंश कितना है? 10 है, और न्यूनतम अंश कितना है आपका? 6 है। इन दोनों का अंतर कितना है? 4 इकाई है। इन दोनों का अंतर है 4 इकाई। तो आपको बतानी है एक इकाई की वैल्यू तो आपको पता है 100 है, तो 4 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बराबर 100 गुणा 4, यानी कि रुपए 400 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ही सही आंसर है। ये क्वेश्चन 2020 में आया था, आसान क्वेश्चन था। 2500 रुपए की धनराशि थी, इस अनुपात में थी। इसको आपने क्या किया? सिंपल, और कुछ नहीं किया। इसे जो अनुपात था उनको साधारण अनुपात में बदल लिया। कैसे बदला? हर को खत्म करके। हर को खत्म करने के लिए क्या किया हमने? एलसीएम से गुणा, यानी 2, 4, 6 जिस संख्या को पूरा पूरा काट देंगे छोटी से छोटी संख्या को, वो उनका एलसीएम होगा। 12 से गुणा कर दी तो यहां पर कितना हो गया? 12 से गुणा करने पर 6 हो गया। यहां पर गुणा करी तो यहां पर हुआ 9, यहां पर 12 से गुणा करी तो यहां पर हुआ 10। जो अनुपात है वो हो गया 6 अनुपात 9 अनुपात 10। इसकी वैल्यू बराबर किसके है? 2500, क्योंकि बंटवारा तो XYZ में इसी अनुपात में हुआ है ना। तो ये बराबर किसके? 2500 के। आपको बताना ये था कि अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश का डिफरेंस। आपको पता है इसकी वैल्यू बराबर 2500 के, यानी 25 इकाई बराबर 2500, एक इकाई बराबर 100 के। अधिकतम अंश है 10 और न्यूनतम अंश है 4, तो डिफरेंस कितना है? 10 - 6, यानी कि 4 इकाई का डिफरेंस है। तो 4 इकाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? रुपए 400, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। X और Y की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है। उनके मासिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। फिर भी उनमें से प्रत्येक 6000 रुपए की बचत करता है। तो उनकी कुल मासिक आय क्या है? उन दोनों की कुल मासिक आय क्या है? X और Y की बात कर रहा है। हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप समझ रहे हैं कि कैसे करना है। X/Y कितना दे रखा है? इनकी मासिक आय का अनुपात 4/3। मैं अगर X लिख लूं तो इसको X कर लेंगे ऐसे। आय में से अगर मैं जो उनकी बचत है उसको माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? व्यय आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? आय बराबर बचत प्लस व्यय होता है, व्यय। तो आय माइनस, अगर बचत को माइनस कर दें, व्यय बचत, आय माइनस बचत किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा व्यय के बराबर। आपको किसका अनुपात दे रखा है? कि व्यय का अनुपात दे रखा है ना।
तो ये वाली वैल्यू तो दे रखी है, आय का पता है आपको 4x और 3x है। इसमें से माइनस क्या किया आपने, बचत माइनस कर दी। पहले वाले की बचत कितनी है 6000 और दूसरे की भी बचत कितनी है, वो बोल रहा है कि दोनों की बचत जो है फिर भी उनमें से प्रत्येक 6000 रुपए बचाता है, यानी दोनों की बचत कितनी है 6000 है। तो यहां से भी आपने माइनस क्या किया 6000 कर दिया। दोनों में से माइनस 6000 किया, बराबर क्या आया आपका व्यय का अनुपात आया। व्यय का अनुपात कितना है 3:2 यानी 3/2। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई इधर 3 से मल्टीप्लाई इधर, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x माइनस 12000 बराबर 3 से इधर मल्टीप्लाई तो करो तो 3 की 3x से मल्टीप्लाई 9x माइनस 3 छंग 18000, ये हो गया। 8x इधर ले जाओ, 18000 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 18000 माइनस के 12000 बराबर कितना हो जाएगा 9x माइनस के 8x, यानी 9x माइनस 8x कितना हो गया x बराबर 6000। अब x की वैल्यू आपको पता चल गई कि 6000 है। बताना क्या है कि उनके कुल मासिक आय कितनी थी x की 4x और y की 3x। कुल मासिक आय कितनी थी इन दोनों की 4x प्लस 3x, यानी कि कुल मासिक आय थी 7x। तो 7x की वैल्यू निकाल दो, 7 गुणा 6 यानी कि रुपए 42000 आपका आंसर हो जाएगा। ये हमने पहले भी सॉल्व किए हैं, ऑप्शन बी समझा था इसको कि क्यों ऐसे सॉल्व किया। दूसरा तरीका क्या है वो उससे भी सॉल्व करते हैं। इस तरह से तो आंसर आ ही गया ना, दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं कि क्या है। जब डिफरेंस बराबर होता है तब आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं डिफरेंस के। कैसे लिख सकते हैं, हमने समझा था पहले भी कि यहां पर 4 इसकी आय थी x की और व्यय कितना था 3, डिफरेंस कितना था 1 यूनिट का। यहां पर 3 थी और 3 से कितना हो गया 2 भी है, यहां पर भी डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का। दोनों जो डिफरेंस है वो बराबर हैं, तब उस स्थिति में क्या करते हैं, देखो ये 1 यूनिट का डिफरेंस आया 1 इकाई का, वो किसकी वजह से आया, इस 6000 रुपए की वजह से आया, क्योंकि 6000 रुपए की उसने बचत की है। ठीक है, बचत नहीं करी होती तो कोई डिफरेंस नहीं होता, 6000 की बचत करी है तो इसलिए 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट आप ये कह सकते हैं ना फिर कि 1 यूनिट बराबर किसके है 6000 के है। दोनों की कुल मासिक आय बतानी है। कुल मासिक आय कितनी है 4:3 यानी कि 4 + 3 बराबर के 7 यूनिट है। दोनों की कुल मासिक आय तो इतनी ही है ना 7 यूनिट, तो 7 यूनिट आप डायरेक्ट निकाल दो। देखो कितना आसान है, 7 यूनिट बराबर कितना हो गया 7 गुणा 6000 कितना हो गया 42000, आपका आंसर हो गया। जैसे मर्जी सॉल्व करो, समझ में आने से मतलब है कि समझ में आ जाना चाहिए और एग्जाम में हो जाना चाहिए। क्वेश्चन भारी नहीं आते, ऐसे हमने प्रैक्टिस भी करे हैं बहुत अच्छे से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 500 मीटर की दौड़ में बी ए से 45 मीटर आगे से प्रारंभ करता है, लेकिन ए दौड़ जीत जाता है जबकि बी अभी 35 मीटर पीछे है। ये मानते हुए कि दोनों एक ही समय दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ए की चाल का बी की चाल से अनुपात क्या है। अब ये चाल शब्द देख के ये मत समझना कि ये आपका चाल वाला, चाल दूरी समय वाला इस तरह से क्वेश्चन है। हम कई बार यही क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के ही छोड़ देते हैं। बस एक एक स्टेप वाइज जो क्वेश्चन में कहा है उसको रखते चले जाओ और क्वेश्चन आसान है। 2015 का क्वेश्चन है। देखिए एक दौड़ हो रही है, यहां पर ए है, क्या कहा जाता है कि 500 मीटर की दौड़ है, यहां से लेके यहां तक जो दूरी है वो 500 मीटर है। 500 मीटर बी ए से 45 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है। जो बी है वो कहां से दौड़ना शुरू कर रहा है, यहां से दौड़ना शुरू कर रहा है बी, और ये जो दूरी है वो कितनी है 45 मीटर की। ये 45 मीटर की दूरी है, 45 मीटर आगे से दौड़ना शुरू कर रहा है, यहां तक पहुंचना है उनसे। लेकिन ए दौड़ जीत जाता है, ए पीछे से शुरू किया था फिर भी दौड़ जीत गया, जबकि बी अभी 35 मीटर पीछे है। ए जो है यहां पर पहुंच गया, जो ए है वो तो यहां पहुंच गया, लेकिन बी कहां पर रह गया, बी अभी भी यहां पर रह गया, बी तो यहीं तक पहुंचा, बी यहां तक ही पहुंचा। ये जो दूरी है वो कितनी है 35 मीटर की। इतना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यह मानते हुए कि दोनों एक ही समय में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। जिस टाइम ए ने यहां से दौड़ना शुरू किया, बी ने यहां से दौड़ना शुरू किया। ए की चाल का बी की चाल से अनुपात। अब देखो चाल से अनुपात बता, जितनी देर में ए ने दौड़ कंप्लीट कर ली होगी 500 मीटर, बी उतनी देर में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा है।
मतलब अगर 1 घंटे में ए यहां से यहां तक पहुंच गया, 1 घंटे में यहां से लेके यहां तक पहुंच गया, 500 मीटर 1 घंटे में पहुंच गया, तो भी 1 घंटे में बस इतना ही गया है। तो ए की दूरी क्या है? ए की दूरी, ए ने कुल कितनी दूरी तय की? पूरी यहां से लेके यहां तक करी ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी टोटल 500 मीटर करी, 500 मीटर। बी की दूरी, बी की तय की गई दूरी, बी ने कितनी दूरी तय करी? ये वाली कम करी 45 मीटर और 35 मीटर ये 500 में से, तो कितनी दूरी तय करी? 500 माइनस ये वाले 45 माइनस ये वाले 35, कितना हो जाएगा? 420 मीटर। यानी बी टोटल कितना दौड़ा है? 420 मीटर दौड़ा है, और ए दौड़ा है 500, तो इसकी दूरी कितनी हो गई? बराबर 420। ये मानते हुए, क्योंकि दोनों समान दूरी समान समय में तय की है दूरी, जितनी देर में ए यहां पर पहुंचा है बी यहां पर पहुंचा है, तो समय तो समान ही है ना, तो दूरी का डिफरेंस आया बराबर समय में। 1 घंटे में ये अगर 500 गया तो ये 420 गया। आपको यही तो बताना है चाल की, जो आपके जो चाल का अनुपात है, तो इन दोनों का अनुपात निकाल दो। 500 और 420 का अनुपात कौन सी बड़ी भारी बात है? 500 अनुपात 420, 0 से 0 कटा, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 25, और 2 से काटोगे तो 21 आ जाएगा। यानी ए और बी की चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 25 अनुपात 21। इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखो 45 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करा, लेकिन ए दौड़ जीत गया, जबकि बी अभी भी 35 मीटर पीछे है। तो बी दौड़ा 420, ए दौड़ा 500 मीटर। अब ए की दूरी 500, बी की 420, दोनों का हमने अनुपात निकाल दिया, आंसर आ गया आपका 25 अनुपात 21। अब अगर क्वेश्चन माइंड में ये है कि यहां पर तो चाल निकालनी थी, आप तो दूरी का अनुपात ले रहे हैं, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है ना, कि चाल बराबर, अगर दिमाग में ये है तो दूरी बटे समय, और समय आप अगर मान लो समय तो सेम ही है ना, समय तो दोनों में सेम ही है। अगर 500 मीटर गया है ये, तो मान लो 1 घंटे में गया है, ये भी अगर 420 गया है तो ये भी 1 घंटे में गया आएगा, तो 500 बटे 1 हो जाएगा ना, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। 500 बटे 1 तो मतलब 500, 420 बटे 1 मतलब 420, इसलिए हमने इसका डायरेक्ट अनुपात निकाल दिया। कितना आया? 25 बटे 21। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये 2013 का प्रश्न है। किसी पद के लिए 120 आवेदन में से 70 पुरुष हैं और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंसधारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच में अनुपात क्या होगा? टोटल कितने हैं? 120 आवेदन हुए हैं, ये टोटल संख्या है। 70 पुरुष हैं, इनमें से जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, वो कितने हैं? 70। तो फीमेल कितनी होंगी? जो महिला हैं वो कितनी होंगी? 70 और 50, 50 फीमेल होंगी। ठीक है, इतना हो गया। 80 के पास लाइसेंस है। इन 120 में से जो लाइसेंस वाले हैं, इन 120 में से जिनके पास लाइसेंस है वो कितने हैं? 80। ठीक है, अब क्या बताना है? देखो इन 120 में से 80 के पास लाइसेंस है, तो किसके पास लाइसेंस नहीं है? 40 लोग ऐसे होंगे जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा। ठीक, अब क्या बताना है कि ड्राइविंग लाइसेंस धारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच में क्या संभव अनुपात है, के बीच में क्या अनुपात है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? पुरुषों की अधिकतम संख्या जिनके पास लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस धारी पुरुषों की अधिकतम संख्या। ऐसा हो सकता है ना कि 70 के 70 पुरुषों के पास लाइसेंस हो सकता है। 80 के पास टोटल लाइसेंस है, हो सकता है ना कि 70 के 70 के पास में लाइसेंस हो। इन 70 के पास में है तो 10 महिलाओं के पास में होगा, तो अधिकतम संख्या क्या हो गई? अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संभव कि 70 पुरुषों के पास में ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। जितने पुरुष हैं सबके पास में ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, यह संभव संख्या है। आपको अधिकतम और न्यूनतम का निकालना है ना। अधिकतम तो पता चल गया आपको, अब न्यूनतम का। न्यूनतम अगर हम ये माने कि इनमें से किसी के पास भी ना हो, 0 के पास हो, तो यहां पर तो 50 के पास लाइसेंस होगा, तो सेटिस्फाई हो नहीं रहा। अगर 50 के पास लाइसेंस है तो ये तो 30 और बच गए, ये 30 कहां जाएंगे? तो 0 तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब ऐसे ही नंबर सोचने हैं कि अब सोचने के लिए नंबर ऐसा नहीं है जो 0 के बाद हम 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे? दूसरी कंडीशन सोचेंगे ना। ये हो सकता है कि 50 की 50 महिलाओं के पास लाइसेंस हो, तो अगर 50 की 50 महिलाओं के पास लाइसेंस हैं, तब भी -50 करें तो कितना बचेगा? 30।
30 ऐसे लोग बचेंगे जिनके पास और लाइसेंस होगा, और 30 बचेंगे तो 30 किस में से आ सकते हैं, इस 30 पुरुषों में से आ सकते हैं। समझ रहे हैं? 50 के 50 अगर महिलाओं के पास लाइसेंस है तो 30 पुरुषों के पास जरूरी है कि लाइसेंस होगा ही होगा, इससे कम तो संख्या हो ही नहीं सकती अगर सारे के सारी महिलाओं के पास लाइसेंस भी हो। तो न्यूनतम संख्या कितनी आ गई, न्यूनतम संख्या पुरुषों की 30 आ गई। इन दोनों के बीच में अनुपात बताना है, तो 70 और 30 का अनुपात कितना हो जाएगा, 7 का 3 से। तो 7 का 3 से अनुपात क्या है, ऑप्शन सी सही आंसर है, 7 का 3 से अनुपात। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे आसान क्वेश्चन थे, ऐसा तो नहीं था बहुत टफ थे या हमने किया नहीं है, सीखा नहीं है। क्वेश्चन टफ नहीं होते, बस आपकी प्रैक्टिस पर है। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने अच्छे होते जाएंगे, क्वेश्चनों पर समझ और पकड़ उतनी अच्छी होती जाएगी। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।